खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक। मैं हूं शहजाद रज़ा। आज कौमी असम्बली में फाइनेंस तरमीमी बिल पर काफ़ी गुफ्तगू हुई। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने, बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत पर कड़ी तनकीद की और कहा कि ये जो तरमीमी बिल पेश किया गया है, इसके ज़रिए जो अरबों रुपए के टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, इसका बोझ अवाम पे पड़ेगा। जिसका जवाब वज़ीर प्लानिंग मनसूबाबंदी असद उमर साहब ने दिया और कहा कि जिन हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये मुल्क मिला था, उसमें मुमकिन ही नहीं था कि कड़े इक़दाम ना किए जाते। और उसके बाद कोरोना वायरस की वबा ने सूरत हाल और ख़राब कर दी। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि हुकूमत जो तकरीबन 375 अरब रुपए नए टैक्सेस के ज़रिए या जो एग्जेम्पशंस दी थी उसके ज़रिए हासिल करने का इरादा रखती है, तो इसके साथ जो IMF से हमें $1 अरब की किस्त मिलनी है, उसका रास्ता भी जो है वो क्लियर हो जाएगा। ये ज़रूरी इसलिए भी था, जो बताया गया असद उमर साहब ने और इससे पहले शौकत तरीन साहब भी वक्तन फ़वक्तन इज़हार ख्याल इस पर करते रहते हैं कि अब तक जितनी हुकूमत ने एग्जेम्पशंस दी हुई थी, और ज़्यादा इसका हिस्सा एग्जेम्पशंस का है, यानी कि आप समझ लें सब्सिडी हुई थी दी या जिन अशिया पर ज़रूरत से कम टैक्स था, उन पर वो एग्जेम्पशंस ख़त्म की गई हैं और जिसका जो असर है वो उस तरीके से आम आदमी पर नहीं पड़ेगा, ये मिनिस्टर हजरात का कहना था। लेकिन अपोजिशन इन चीज़ों को नहीं मान रही और वो इस पर कड़ी तनकीद भी कर रही है और साथ साथ ये अवाम पर एक बम गिराने से मुतरादिफ उन्होंने इसको करार दिया है। जिसके जवाब में असद उमर साहब का ये कहना था कि अगर ये लोग करप्शन ना करते और अपने अपने दौर इक़्तिदार में मुल्की ख़जाने को ना लूटते, सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये कड़े इक़दाम ना उठाने पड़ते। इस वक्त पाकिस्तान की जो मईशत है उस पर बुरा असर जो गैर मुल्की इंटरनेशनल यानी कि बैनुल-अक़वामी तौर पर जो अशियाओं की कीमतों में इजाफ़ा हुआ है, ख़ास तौर पर क्योंकि पाकिस्तान अपना जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का इस वक्त इम्पोर्ट बिल है वो तेल की सूरत में है कि जो हम अपनी रोज़ की ज़रूरियात को इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हमारी फैक्ट्रीज़ में, हमारी गाड़ियों में, जिसकी वजह से हमारा जो इम्पोर्ट बिल है वो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में बहुत बड़ा, और इसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट है, उसमें भी एक बहुत बड़ा गैप आया। लेकिन ये खाली पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान स्टेट बैंक के गवर्नर रज़ा बाकर साहब ने रॉयटर्स को रिसेंटली इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि ये जो हाई कमोडिटी प्राइसेस हैं, इसका असर पूरी दुनिया में हर मुल्क पर पड़ा है और पाकिस्तान कोई एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन एक फ़ेज़ है, ये गुजर जाएगा, कुछ कड़े इक़दाम हैं और इसके साथ पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो भी इस काबिल हैं कि इस किस्म के झटकों को वो बर्दाश्त कर सकें। इस पर गुफ्तगू करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर खाकान नजीब साहब, नॉन इकोनॉमिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। याकूब शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली हैं, और अब कुछ देर में कैसर अहमद शेख साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, मेंबर कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नवाज़। याकूब शेख साहब की जानिब में आता हूँ। आज बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तकारीर हुई और बड़ी कड़ी तनकीद का हुकूमत को निशाना बनाया अपोजिशन लीडर ने भी, पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने। तो इस मौके पे कि जब अब हुकूमत की मुद्दत आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने की तरफ जा रही है, 1.5-2 साल के बाद आप इलेक्शन मोड में आ जाएंगे, तो ये जो कड़े इक़दाम आप उठा रहे हैं ये क्या बहुत ज़रूरी थे? क्योंकि इससे चलें जो आप करेक्शन करना चाह रहे हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन साथ साथ सियासी नुकसान एक सियासी जमात की हैसियत से तहरीक इंसाफ का तो ज़रूर होगा। शेख साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद साहब देखें, इमरान खान की हुकूमत और उनकी जो हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो हमने बनाई है फार रीचिंग, और उसमें ये नहीं देखा कि हम कल के लिए क्या कर रहे हैं। कल हमारे लिए यानी कल सुबह वाली कल की मैं बात करूँ, मुस्तकबिल के लिए इन लॉन्गर टर्म हमने डिसीजन लिए हैं। और उसमें जो मईशत के हवाले से जो प्रॉब्लम्स आप ख़ुद जानते भी हैं, आवाम भी जानती है कि जो जिस सूरत हाल से हम निमट रहे थे जब हमारी गवर्नमेंट आई, और फिर उसके बाद से इसको आगे खींचने की जो कोशिश हमने की है वो भी सबके सामने है। लेकिन साथ में जो अवामिल, अभी आपने इंटरव्यू में बताया कि जो कोरोना आ गया और ये सारे अवामिल इकट्ठे हो गए, तो जो इकनॉमिक सूरत हाल हमारी, इसमें कोई शक नहीं कि बड़ी ग्रिम थी, इंतहाई ग्रिम थी जब हमने टेक ओवर किया था। यानी कर्ज़ों का बोझ था, किस्तें हमने पे करनी थी, यानी मैं क्या आपको बताऊँ कि जो सूरत हाल थी बड़ी ही ऐसी थी कि गंभीर सी सूरत हाल थी। तो उन चीज़ों में खान साहब ने कभी ये नहीं देखा कि जी अपनी गवर्नमेंट के लिए, अच्छा, मैं इससे आज की गवर्नमेंट को वो करने के लिए, और मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि खान साहब ने कभी ये नहीं देखा
कि उनकी गवर्नमेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। उन्हें पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए जो बेहतर था वो करने की कोशिश की है। तो जहाँ पे भी हमने जो स्टेप्स उठाए हैं, जो पॉलिसीज हमने जो अडॉप्ट की हैं, अच्छा जो शेख साहब एक सवाल सुन लें, सवाल सुन लें। मैं चाहता हूं कि साथ साथ आप वो जवाब भी देते जाएं जो बातें आज कौमी असम्बली के फ्लोर पे हुई हैं। वो कहते हैं कि जी 1 अरब डॉलर की किस्त के लिए आपने अवाम पर 400 या 350 अरब के टैक्सेस का बोझ डाल दिया है और इसका यानी कि प्रेशर में आके हमने ये फैसला किया जो कि नहीं होना चाहिए था। ये आज जो तनकीद हुई है हुकूमत पे, तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि लोग भी ये सवाल करते हैं कि ये वाकई बहुत नागुज़ीर था ये। देखिए, मैं जो अपोजिशन है उसका ये काम होता है कि गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद करती है और हमेशा ऐसी सूरत हाल पेश कर दी कि जैसे खुदा न खास्ता बहुत ही कुछ गलत हो चुका हुआ है और वो कभी भी जो आपके पॉजिटिविटीज़ हो आपके वो नहीं लेके आती। ये नहीं है, ये मिनी बजट्स की जब तक बात होती है तो आप प्रीवियस आप गवर्नमेंट्स में देखें, खुद नून लीग ने मिनी बजट्स दिए हैं, खुद पीपल्स पार्टी ने मिनी बजट्स दिए हैं। सही कह रहे हैं और ये एक रिक्वायरमेंट होती है आपकी, नहीं मैं वापस आता हूं। दे दिया फिर उसके बाद आप बाउंड हो जाते। देखें, जब भी गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट होती है गवर्नमेंट अपने हिसाब से एडजस्ट करती है फाइनेंस। शेख साहब मैं वापस आता हूं, जरा डॉक्टर खाकान नजीब को मैं शामिल कर लूं। मैं वापस आपकी जानिब आता हूं। डॉक्टर साहब पहले तो एक जनरल सवाल से जरा शुरू करते हैं कि शेख साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने अपने दौरे इक़्तिदार में मिनी बजट लाए, बहुत से लाए, और हर बजट के बाद कुछ महीनों बाद या मिड ऑफ द ईयर एक इस तरह का जो है इकदाम उठाया जाता था, माजी में बिल्कुल आम था। तहरीक इंसाफ ने भी इससे पहले ऐसे इकदाम उठाए हैं हुकूमत ने। तो सवाल ये है कि जो बजट बना रहे हैं, मतलब बहुत ज़बरदस्त किस्म के माहिरीन हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री में, उनको हेड करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, तो क्या वजह है कि जब बजट हम लाते हैं तो हमारे जहन में नहीं होता कि कुछ अरसे बाद हमें दोबारा कुछ ऐसा इसमें तब्दीली लानी पड़ेगी? वजह क्या है ये मिड ऑफ द ईयर ये तरमीमी बिल आने की, जो माजी में भी आते रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद, शुक्रिया अपने शो पे मदू करने का। शहजाद देखिए कि एक तो ये है कि बजट की सैंक्टिटी पाकिस्तान में कई अरसे से ऐसे ही है कि जब बजट बन जाता है उसके बाद हमें चेंजेस करने पड़ते हैं। कुछ तो जेन्युइनली चेंजेस करने पड़ते हैं। लेट्स से कि इंटरनेशनल एनवायरनमेंट तब्दील हो गई है और आपकी पेट्रोल की कीमत जो है वो इतनी ऊपर चली गई है और आपका फोरकास्ट जो है वो ऑफ हो गया है। सो आपको अपना पीडीएल या सेल्स टैक्स में तरमीम करना पड़ी, उसको कम करना पड़ा। सो आपको एक तरह से एक बजटरी चेंज करना पड़ा। लेट्स से कि आपके जो डोमेस्टिक रेवेन्यू मोबिलाइजेशन थी जो आपने एनविजन की थी वो आप पूरी करते हुए नहीं है, तो आपको वो तब्दीली करना पड़ी। बट इस दफ़ा जो इस वक्त हो रहा है वो तो ये है कि पाकिस्तान अपने 22वें फंड के प्रोग्राम में है। एक प्रोग्राम पाकिस्तान ने कंप्लीट किया जो 2016-17 का प्रोग्राम था, बाकी कोई भी प्रोग्राम पाकिस्तान कंप्लीट नहीं कर सका। अब हम एक निगोशिएशन में हैं जिसको मेरे ख्याल में सितंबर अक्टूबर में ख़त्म हो जाना चाहिए था। 6th रिव्यू की कंप्लीशन यानी कि अंग्रेजी में उसको कहीं हो जानी चाहिए थी, ताकि अनसर्टेनिटी दूर हो जाती और हम उस तरफ गामजन होते कि हम जो फंडामेंटल चीज़ें हैं। एक साथ साथ ना मैं ये चाहता हूँ कि ये आम लोग जो बहुत ज़्यादा बारीकियों को नहीं समझते मईशत की, उनकी आसानी के लिए कि जब हम कहते हैं ना कि जी ये रिव्यू और इसके साथ 1 अरब डॉलर की IMF की किस्त, तो ये कितनी अहम होती है कि आपको इतने प्यूनिटिव मेजर्स लेने पड़ते हैं? देखिए, 2 तरीके हैं। आपने 22 प्रोग्राम्स किए हैं और आपको हमेशा नीड रही है तकरीबन हर हुकूमत में प्रोग्राम में जाने की। तो नीड इसलिए होती है कि पाकिस्तान की ग्रोथ जब भी आती है आपका एक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस क्रिएट हो जाता है, यानी कि बैरूनी खसारा जो है वो उस लेवल तक चला जाता है जैसे आपने पहले देखा कि 19 अरब डॉलर का था 2018 में आपका बैरूनी करंट अकाउंट का खसारा, और जब ये खसारा इस लेवल पे चला जाता है आपकी फंडिंग नीड्स बढ़ जाती हैं। इस वक्त भी आप दोबारा तकरीबन उस कंडीशन में हैं कि आपका करंट अकाउंट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, यानी कि 5% ऑफ GDP तक जा सकता है, जिसका मतलब है 15 से 17 अरब डॉलर का हो सकता है सालाना। आपकी एक एक्सटर्नल नीड है शहजाद, इस वक्त वो 26 से 28 अरब डॉलर की है। इस साल आपको फाइनेंसिंग चाहिए। वो फाइनेंसिंग लेने के लिए आपको IMF की स्टैंप ऑफ अप्रूवल हेल्प करती है कि आप कंसेशनल फाइनेंसिंग मल्टीलैटरल्स की और जैसे बॉन्ड फ्लोट करते हैं आप इंटरनेशनल मार्केट्स में आप जा सकें। अगर ये अप्रूवल ना हो, ये $1 बिलियन से ज्यादा जो इस वक्त की जरूरत है वो उस स्टैंप ऑफ अप्रूवल की है।
जो कि आपको एक्सेस देती है इंटरनेशनल मार्केट्स का, मल्टीलैटरल फाइनेंसिंग का, कमर्शियल फाइनेंसिंग का। अगर वो ना अच्छा, हो तो आपने ये जो डॉक्टर साहब आपने वो रॉयटर्स का इंटरव्यू पढ़ा होगा जो स्टेट बैंक गवर्नर ने दिया है। वो कहते हैं कि जी ठीक है, हम ये प्रेशर या ये जो मुश्किल है इसको बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन आपके ख्याल में ये जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, के 7.1 बिलियन डॉलर जो है वो आपके पहले 5 या 6 महीनों की जो फिगर अभी इस वक्त आई है, जिसकी तरफ आप भी इशारा कर रहे हैं, सो ये क्या वाकई जो इंटरनेशनली कमोडिटीज़ की प्राइसेस बढ़ी हैं जिसकी वजह से हमें ये हिट आया है? देखिए, इन्फ्लेशन और करंट अकाउंट का जो खसारा बढ़ता हुआ है वो इंपोर्ट बिल के बढ़ने से उस पर एक इम्पैक्ट ज़रूर है, पर इसमें कुछ कलीदी चीज़ें हैं जो ये चीज़ क्रिएट करती हैं, और वो कलीदी चीज़ें ये हैं कि आपने पिछले साल 10 अरब डॉलर की एग्रीकल्चर इंपोर्ट की। इस साल भी आपको कॉटन, वीट, शुगर, यूरिया सब इंपोर्ट करना पड़ रहा है। क्वांटिटी भी बढ़ रही है बिकॉज आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी वेनिंग है, प्लस एक इंटरनेशनल प्राइस हाइक सही। भी आ रही है। तीसरी चीज जो हो रही है, आप याद रखें, जो वो है कि जब आपकी करेंसी की एडजस्टमेंट हुई तो उसका एक इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट जो है वो ट्रू, बढ़ा ट्रू। हुआ आ रहा है। सो जब तक आप अपने कलीदी मसाइल नहीं हल कर लेंगे, खाली एक्सटर्नल प्रोग्राम से आपका मसला हल नहीं होगा। आपके कलीदी मसाइल जो हैं उनको हमें हमेशा सामने रखना चाहिए और अब उन पर बात करनी चाहिए। मैं बारहा कह रहा हूं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, एसओई की प्राइवेटाइजेशन, एसएमई सेक्टर की प्रोडक्टिविटी, आपकी जो वेरी राइट एक्सपोर्ट्स की डॉक्टर कंपेटिटिवनेस है, साहब। ये हैं जी आपके कलीदी मसाइल। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। कैसर अहमद शेख साहब, ये जो हमने जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि बाहर से हमें याकूब शेख साहब, माजरत में याकूब शेख साहब, ये जो बात हुई थी कि हमने जो ज़रात में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, हमारी प्रोडक्ट्स जो थी, हमारी क्रॉप थी इतनी अच्छी नहीं हुई, जिसकी वजह से हमें ये एक बहुत बड़ी तादाद में बाहर से ये इंपोर्ट करनी पड़ी चीज़ें। लेकिन अब असद उमर साहब ने भी बताया और शौकत तरीन साहब भी यही कह रहे हैं कि हमारी जो इस दफ़ा की फसलें हैं वो बड़ी ज़बरदस्त हैं, बम्पर क्रॉप्स हैं। सो आपके ख्याल में कि सिर्फ ये इस जो अभी इजाफा है ये टैक्सेस में या जो एग्जेम्पशन विड्रॉन की हैं, इसको सिर्फ और सिर्फ हम इस वक्ती तौर पर देखें, आइंदा आने वाले महीनों में या अगले साल से आप जो है वो रिलीफ देना शुरू करेंगे आवाम को? याकूब शेख जहाँ साहब। तक फसलों का ताल्लुक है तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो सोइंग हुई है, जो वीट की अगर आप देखेंगे वो काफ़ी बम्पर है और काफ़ी बड़े एरिया के ऊपर हुई है। इस तरीके से जो गन्ने की प्राइस अच्छी हुई तो गन्ने की जो कल्टीवेशन है वो भी बहुत ज़्यादा हुई है। बात ये है शहजाद साहब, हमेशा जहन में रखें कि हम अपने मसाइल को कंट्रोल कर सकते हैं। उनमें जो 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 एक बुनियादी चीज़ ये होती है कि रिक्वायरमेंट्स जो हैं आपकी वो बढ़ती रहती हैं। आपकी पॉपुलेशन का लेवल जैसे जैसे बढ़ रहा है आपकी रिक्वायरमेंट्स भी उसी हिसाब से बढ़ रही हैं। अब एक टाइम पे ऐसा था कि आपको 3 मिलियन टन्स भी आपके लिए चीनी जो है काफ़ी थी। आज आपकी 7 मिलियन टन्स भी आपको काफ़ी नहीं होती, आपको फिर भी इंपोर्ट करनी पड़ती है। इसी तरीके से जो 25 मिलियन टन आपकी जो वीट थी, जो आज आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, 27 मिलियन टन आपने प्रोड्यूस किया लास्ट जो आपका ईयर था। इस दफ़ा हमारी इससे कुछ ज़्यादा 29 मिलियन टन के आसपास की हमारी रिक्वायरमेंट से थोड़ी सी ज़्यादा है। बट एक टाइम ऐसा था कि इससे कम एक क्वांटिटी आपके लिए काफ़ी थी। देखिए, आपका पॉपुलेशन फैक्टर उसको भी कभी नहीं भूलना चाहिए, और साथ में जो इंटरनेशनल फैक्टर्स होते हैं उनको भी कभी नहीं भूलना चाहिए कि वो आपके ऊपर कितना इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। साथ में जो एक वर्सनिंग सूरत हाल है ग्लोबली, हर चीज़ की कीमत बढ़ी है, यानी एक ट्रैक्टर से लेके खाद। अच्छा कैसे साहब, आप चलें, जब ये अशिया खुर्दोनोश की, गंदम की, चीनी की जब बात है तो आप ठीक है, इस दफ़ा फसल पहले से बेहतर है, तो ये अब जो कंप्लीटली और फुल प्रूफ मैकेनिज्म इन प्लेस हैं कि जिस तरीके से पहले बाहर गई और उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर एक बहरानी कैफियत पैदा हुई और फिर हमें इंपोर्ट करनी पड़ी। हम इस किस्म का कोई भी फैसला नहीं करेंगे, और ख़ास तौर पे जो गैर कानूनी तौर पर ये अशिया बाहर चली जाती हैं उनके खिलाफ, मतलब जो भी मैकेनिज्म इन प्लेस हैं उन पर एतमाद करे अवाम। क्या करें, ये अभी ये जो फर्टिलाइजर जो है, जो खाद सारी बार अभी चली गई, सारा स्मगल हो गई अफगानिस्तान। ये तो इस हफ्ते की बात है, क्या इतबार करेंगे? ये जो मिल नहीं रही है, आप सारा यूरिया नहीं मिल रहा और इसकी कीमतें इतनी बढ़ गई हैं, और हमारे यहाँ आना फसल तो अच्छी हुई लेकिन वो अफगानिस्तान सारी स्मगल हो गई,
तो कीमत ही नहीं, आप देख तो रहे हैं कि वो चले ये मैं कैसर साहब शेख याकूब साहब से भी पूछ लेता हूं, लेकिन कैसर अहमद शेख साहब एक चीज़ और बताएं कि हम बड़ी तनकीद, हमसे मुराद अपोजिशन बहुत तनकीद करती है कि हुकूमत IMF के पास क्यों गई, और अब ये जो फैसले किए जा रहे हैं ये IMF के प्रेशर के तहत, ये अपोजिशन का एक बयानिया है। लेकिन खुद नून लीग 4 दफ़ा या पीपल्स पार्टी 7 दफ़ा IMF के पास जा चुकी है, तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई तो उन्होंने कोई अनोखा काम तो नहीं किया? ये तो देखिए, ये दुरुस्त आप कह रहे हैं, तो पाकिस्तान तो कोई 22 बार IMF के पास जा चुका है। ये IMF के पास जाने की तनकीद नहीं हो रही, तनकीद इस बात की हो रही है कि जो हमने गिरवी रख दी है स्टेट बैंक को, उनको हमने अपनी आज़ादी खत्म, पहली बार ये हुआ, ये इससे पहले नहीं हुआ कि आपने आज़ादी ही पाकिस्तान के स्टेट बैंक की खत्म कर दी है। एक बंदा जो कि पहले उनके यहाँ जॉब करता था, उस बंदे को गवर्नर बना दिया और गवर्नर को पूरी पावरें दे दी। उसके खिलाफ मैं आपको बताऊं ना कि 2019 में मई में जो था 4 अरब डॉलर, तकरीबन 600 अरब रुपए की हार्ट मनी आई। उस वक़्त 13% पाकिस्तानी रुपए में कि जो कन्वर्ट करके पाकिस्तानी रुपए में रखेगा उसको 13% मिलेगा। उस 6 महीने में डॉलर और पाकिस्तान रुपए में कोई फर्क नहीं पड़ा, और वापस जब 1% भी आपने रेट कम किया ना 13% से, तो वो वापस चली गई, तो 13% वो डॉलर में लेके चले गए। अच्छा, अभी क्या हो रहा है? अभी पिछले 7 महीने में आप हमारी करेंसी 153 से 178 हो गई है। अब 25 रुपए बढ़ गया डॉलर, और फिर 7% आपने रोशन डिजिटल अकाउंट पे रखा हुआ है, तो 17% तो डिवैल्यू हो गया, और 7% और 23-24% आप दे रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने रोशन डिजिटल पे रखा है। अच्छा, एक चीज मुझे बता दें कैसर अहमद शेख साहब, मेरी बात कंप्लीट जी। अगर हर चीज स्टेट बैंक के गवर्नर ने फैसला करना है, हम कहते ये है कि अगर कोई, चलो ये गवर्नर नेक नियत होगा, मैं किसी एक पे इल्जाम नहीं लगाता, ये तो फोरेंसिक ऑडिट होगा तो, लेकिन देखें अच्छी बात नहीं है कि आपका स्टेट बैंक जो है, आप तो ट्रांसपेरेंसी वगैरह की बात करते हैं ना, तो ये अच्छी बात नहीं है कि स्टेट बैंक जो है एम्पावर्ड हो। खैर, मैं डॉक्टर खाकान साहब के पास जाता हूँ। डॉक्टर खाकान साहब, ये स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी के बारे में जो बात होती है, तो ये ऑटोनॉमी दूसरी चीज है जी। चलें, मैं डॉक्टर साहब से बात करके आपकी जाने आता हूँ। डॉक्टर साहब, करें। एक तो मैं फंड के प्रोग्राम पे कमेंट कर दूं। आई थिंक अब जहां पाकिस्तान खड़ा है बिटवीन अ हार्ड एंड रॉक, हार्ड प्लेस एंड अ रॉक, वो ये है कि हमें कर लेना चाहिए फंड का प्रोग्राम, बिकॉज जो अनसर्टिनिटीज है मार्केट में वो रिमूव हो जाए, और एज अ नेशन हमें वी शुड गेट ओवर दिस। बट जब भी फंड का प्रोग्राम करें, हमेशा गुजारिश ये है, 2016 में पाकिस्तान ने सिर्फ एक प्रोग्राम कंप्लीट किया, मैंने एंकर किया है वो प्रोग्राम, मैंने स्टडी किए हैं प्रोग्राम्स। पाकिस्तान का ये जो प्रोग्राम है बहुत टफ कंडीशंस में इस वक्त मिला हुआ है हमें। इस वक्त जो प्रायर कंडीशंस हैं वो बहुत टफ हैं। इसकी जियोपॉलिटिकल वजह भी हो सकती हैं, पर हमारा एबिलिटी टू निगोशिएट, हमारी एबिलिटी टू प्रेजेंट द डेटा, आई थिंक इसकी स्ट्रेंथनिंग से शायद ये जो सूरत हाल है वो कुछ बेहतर हो सकती थी। जैसे तरीन साहब ने भी कहा कि शायद पहले कुछ ऐसी चीजें हो गई थी वो रीनिगोशिएट ना हो सकी। इसी के ज़िमन में आप देख लें कि आपका SBP का बिल है। देखिए, ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कोई डिसएग्री नहीं कर सकता। आई थिंक ना ही ट्रेजरी की दूसरी साइड करेगी और ना ही ट्रेजरी करेगी। आई थिंक जो बातें हैं जिनको बेहतर किया जा सकता था वो ये था कि जैसे फिस्कल एंड मॉनेटरी बोर्ड है, मैं आज भी ये समझता हूँ कि कोऑर्डिनेशन के लिए वो एक अच्छा अमल था, उसको रिमूव कर दिया गया। क्या गवर्नर की टर्म जो है वो एक दफा की होनी चाहिए और लंबी होनी चाहिए, शायद that would give him more independence to act rather than going to the government for a second term। क्या और इस तरह की चीजें हम कर सकते? लेकिन डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूं कि जरा एक चीज और आप थोड़ी वाज़ेह कर दें, क्योंकि आप बड़ी मजबूत गिरफ्त है आपकी मईशत के उमूर पे। पॉइंट इस के अपोजिशन का काम है तनकीद करना, बिल्कुल सही बात है। अपोजिशन का काम है फ्लॉस को, लूप होल्स को पॉइंट आउट करना, और मतलब खाली हुकूमत को एम्बेरस करना नहीं, और उसकी इस्लाह के लिए कोई तनकीद करना। तो डॉक्टर साहब, आपसे पूछना मैं ये चाहता हूँ कि जब अपोजिशन ये कहेगी कि वज़ीर आज़म $1 अरब की खातिर वज़ीर आज़म ने IMF के सामने घुटने टेक दिए हैं, सो क्या ये लॉजिकल तनकीद है? आपने तनकीद करनी है कुछ सॉलिड ग्राउंड्स पे, आर्गूमेंट्स पे करें। अगर ये बात करेंगे सो ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए तो शायद भली लगे, लेकिन क्या इसमें कोई वजन भी है इस दलील में या नहीं? डॉक्टर साहब, देखिए, बात ये कि आई थिंक बोथ साइड्स जो है ना, और मैंने बोथ साइड्स के साथ काम किया है, आई हैव दैट ग्रेट प्रिविलेज, दे बोथ साइड्स अंडरस्टैंड कि इट इज नॉट द $1 बिलियन ऑफ द IMF दैट मेक अ डिफरेंस।
IMF की जो स्टैंप ऑफ अप्रूवल है वो दरवाजे खोल सकती है पाकिस्तान के लिए कंसेशनल फाइनेंसिंग के लिए, यानी कि आसान शराइत और आसान सूद पर वो फंडिंग, जैसे मल्टीलैटरल्स, वर्ल्ड बैंक, ADB से हमें प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, जिससे हमारे डैम बने, जिससे हमारी रोड्स बने, वो खोल सकती है। और दूसरा हमारी इंटरनेशनल मार्केट्स तक रसाई, यानी कि बॉन्ड्स पाकिस्तान के लग्जमबर्ग, लंदन में हम फ्लोट करते थे, वो खोल सकती है, और वो 7-8% पे ना हो, 5-6% पे हो। सो ये जो $1 बिलियन है, इसकी अहमियत $1 बिलियन की नहीं है, बट उन दरवाजों की है, उस कंफर्ट की है कि हमें FDI आना शुरू हो, बिकॉज लोग समझें कि पाकिस्तान जो है वो उस राह और पे उसके है। लिए जरूरी है हम IMF प्रोग्राम कंप्लीट करें या लेटर ऑफ कंफर्ट हासिल करें? 22 प्रोग्राम्स में से शहजाद, अगर एक मुल्क ने एक प्रोग्राम कंप्लीट किया हो तो या तो हम करें ना, और अगर करें तो फिर उसको प्रोग्राम ऑफ द IMF ना समझें। इट इज अ पाकिस्तान प्रोग्राम विच इज सपोर्टेड बाय एन एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी ऑफ द IMF। और हमें उसकी हमेशा वजह से अगर हमें कुछ फैसले ऐसे करने पड़े, जैसे हमने अब ये देखा कि ये तरमीमी बिल पेश हुआ और उसके ज़रिए जो है वो नए टैक्सेस या एग्जेम्पशंस ख़त्म की जा रही हैं, तो ये कड़े फैसले करने पड़ते हैं, तो ये भी आप समझते हैं कि ठीक है वक्ती तौर पे अगर हम कड़े फैसले करें, बट इन लॉन्गर रन हमें इसका फ़ायदा होगा? देखिए, इस्लाहात का अमल तो एक अच्छा अमल है, पर इस्लाहात का मतलब सिर्फ ये नहीं हो सकता कि हम बिजली के नर्ख बढ़ाएं। इस्लाहात का ये भी मतलब है कि हम अपने डिस्कोर्स को एफिशिएंट प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दें। इस्लाहात का ये भी मतलब है कि हम ग्लोबल कंपनीज को लाकर पाकिस्तान में गैस की जो दरियाफ्त है उसको बढ़ाएं। इस्लाहात का ये भी मतलब है, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, कि जो शॉर्ट टर्म अब चीज़ें करने वाली हैं हमारे लिए, वो हमें बियॉन्ड द IMF प्रोग्राम बिल्कुल करनी चाहिए। LNG टर्मिनल्स हैं, पाकिस्तान की पेंशन बिल 500 अरब है। जब हुकूमत ने टेक ओवर किया था, मुझे 2018 का बजट जब हम लिख रहे थे, मुझे अच्छी तरह याद है कि ये सिर्फ 180 अरब कम था इससे। आपके साथ साथ आपकी जो बिल बढ़ गया है मार्कअप का, 1500 से 3000 हो गया। अपनी डेट प्रोफाइलिंग को स्टडी करें, एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स करें, सो दैट आपको टैक्सेस में उतना ना जाना पड़े। और ब्रॉड बेस्ड टैक्सेशन, जैसे कि अब ये हुकूमत POS का सोच रही है, उस तरफ जाएंगे तो जरूर बेहतरी होगी। एक चीज मैं क्विकली कह दूं कि वी शुड ऑल बी हैप्पी कि एक अच्छा इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चल रहा है। सेहत कार्ड का इजरा एक अच्छा कदम है। ये वो प्रोग्राम है जो 2009 में शुरू हुआ, एक गवर्नमेंट ने किया, दूसरी PPP ने किया, PMLN ने सपोर्ट किया, PTI ने बढ़ाया। हम तो ये देखना चाहते हैं मुल्क में कि सारी हुकूमतें लग कर एक चीज सोचें, और वो 30 अरब का प्रोग्राम 250-300 अरब पे आज 7-8 मिलियन फैमिलीज को सपोर्ट कर रहा है। ठीक। याकूब शेख साहब, अगर ऑपोजिशन ये कहती है कि हमसे आपने अगर ये बिल जो है इस पर इंसिस्ट किया तो हम इसकी मज़ामत करेंगे, पास नहीं होने देंगे, नया बिल लेके आएँ, सो ये मईशत तो एक ऐसा शोबा है कि जिसमें हुकूमत और अपोजिशन अगर किसी चीज़ पर मुत्तफ़िक होकर बात करें तो उससे बेहतर कोई बात ही नहीं है। और जो बार बार हम सुनते हैं कि मीसाके मईशत कोई साइन होना चाहिए, कोई ऐसा पेपर अगर वजूद रखता है तो लेकिन फिर भी इस किस्म के जो आपके मुल्क, आपकी रियासत से जुड़े ऐसे उमूर हैं और सालमियत का मसला भी बन जाता है बाज़ औक़ात, तो उस पर क्यों नहीं हम इत्तफ़ाक़ राय कर पाते? बदनसीबी मैं समझता हूँ कि इसका अपोजिशन बराए अपोजिशन एक एजेंडा को देख रही होती है। और आज की तकरीर भी आपने सुनी होगी, यानी ऐसे खुदा ना खासा जैसे कोई बाहर के लोग हैं और उनने आके पाकिस्तान के ऊपर कुछ ऐसे नाफिज कर दिया है कि जो दुनिया में पहले कभी नहीं हुआ था। ये एक पॉलिटिकल स्टंट है और ये बड़ी बदनसीबी होती है कि जब आप जो मुल्की सतह के जो इम्पॉर्टेंट जो इश्यूज़ होते हैं उसके ऊपर आप सियासत करते हैं। और ये सियासत ना सिर्फ हमारे साथ आज हो रही है, इस बिल के ऊपर हो रही है, बल्कि ये 3.5 साल चलें, ये तो बात हो गई कि जब कोई अच्छा काम हम करने जाते हैं, बदनसीबी है, हम कभी भी ऐसे मतलब ऐसे उमूर जो मुल्क को कौम के मफाद में, उस पर किसी भी किस्म की इत्तफ़ाक़ राय हम पैदा नहीं कर सकते। मेरा पॉइंट एक है, जो अगर ये बिल आप पास करा लेते हैं तो इससे मोबाइल फ़ोन, मोबाइल कॉल्स, अगर जो बाहर से इंपोर्टेड फूड होता है, इसके अलावा गाड़ियाँ, मेडिसिन, सर्विसेज, मतलब इन तमाम चीज़ों के नरखों में इजाफा हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें तो जैसे इंपोर्टेड फूड है, ठीक है, गरीब आदमी जो है वो बाहर से मंगाया हुआ ऐसा नहीं खाता, हमारी बड़ी अक्सरियत आवाम की, उधर तक तो बात समझ आती है कि आप ताइशात के ऊपर टैक्सेस लगा रहे हैं। लेकिन ये दवाइयाँ हो गई, सर्विसेज हो गई, इसके बारे में क्या कहेंगे? हुए तो फिर अपोजिशन जो तनकीद करेगी तो बजा होगी।
देखिए शहजाद साहब, ऐसा है कि ये बिल जो हम लेके आ रहे हैं, इसमें जो मेनली हमारी कंसर्न है ना, वो उनके ऊपर है जहाँ पे हमने सब्सिडीज़ दी रखी हुई। तो वो सेक्टर्स जिनको जो सब्सिडाइज थे, हम उनको कंटेन करने की कोशिश करेंगे। और ये सब्सिडी ये होती है जो आपका बहुत बड़ा पार्ट आपकी जो बजट का होता है वो ले जाती है। जो आपको रिलीफ आपके गरीब को आपको देना होता है, वो उस सेक्टर में चला जाए जहाँ से गरीब को रिलीफ नहीं मिल पाता होता। तो हम ये कहते हैं कि हम वो इकदाम करें जिससे गरीब को एक सहूलत मिले। और वो जो प्रोग्राम हम लेके आए हैं, इसमें यही चीज़ है कि जो बाहर के जो इम्पोर्ट्स हैं उसको आप कंटेन करें। और आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि जब तक आप अपना टैक्स बेस को बढ़ा के अपने टैक्सेस को नहीं बढ़ाएंगे, ये प्रॉब्लम हमेशा रहेंगे पाकिस्तान के साथ। और ये भी मैं समझता हूँ कि हमें अब जिस रास्ते के ऊपर अब इस गवर्नमेंट ने कदम रखा है, वो इसी तरफ जाता है कि आपका टैक्स बेस बढ़े, आप अपने टैक्स के कलेक्शन को ज़्यादा करें। आपके जो डिफेंस बजट है उसको आप फर्दर आपको बढ़ाना पड़ेगा कि आप जिस इस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं उसमें भी आपके रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। आपके डेवलपमेंट में आपको पहली दफ़ा साहब से बेहतर बता सकते हैं कि ठीक है, टैक्सेस की तादाद आपने बढ़ानी है, उसका आपने ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन कर, लेकिन ये कि इसका असर जो है क्रॉस द बोर्ड ना पड़े, उन्हीं तबकात पर पड़े जो ये बहुत ज़्यादा आसानी से बर्दाश्त कर सकते हैं। खैर, इस पर गुफ्तगू करते हैं। कैसर अहमद शेख साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया स्टूडियो में। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। एक नया आगाज हर सुबह होगी नई उमंग के साथ, सिर्फ मॉर्निंग एट होम पे, जहां होंगी ढेर सारी बातें और आपके फेवरेट सितारों से मुलाकातें। पकेगा रोज मजेदार खाना, दूर हो जाएगी मुश्किल कि आज क्या है पकाना। अब बात होगी आपके घर की, आपके दिल की, अब बात होगी हर रास्ते हर मंजिल की। ब्यूटी, हेल्थ, फिटनेस या कोई और मामला, हमारे एक्सपर्ट्स चुटकियों में कर दें हल हर मसला। हर सुबह रहेगा हमारा साथ मॉर्निंग एट होम में, हर पीर से जुम्मा सुबह 10 बजे, ओनली एट पीटीवी होम। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। बात कर रहे हैं फाइनेंस तरमीमी बिल की। आज कौमी असम्बली में इस पर काफ़ी गर्मा गर्म बहस हुई। कैसर अहमद शेख साहब, याकूब शेख साहब और डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कैसर अहमद शेख साहब, ये जो तरमीमी बिल है, इसके तहत जो है एग्जम्पशंस कुछ वापस होंगी, कुछ नए टैक्सेस लगेंगे, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। कुछ चीज़ जो मैंने याकूब शेख साहब से भी पूछी, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर चाहूँगा कि दरामदी कपड़े हैं, जूते हैं, परफ्यूम्स हैं, इसी तरह अशिया खुर्दनोश हैं जो बड़ी महंगी महंगी हैं, बाहर से मंगाते हैं, डिज़ाइनर क्लोथ्स हैं, मेकअप है या इंपोर्टेड गाड़ियां हैं, इनके ऊपर तो अगर टैक्स लग भी जाए या एग्जेम्पशन ख़त्म हो जाए तो कोई बुराई नहीं है। ये देखिए, बात ये है कि ये जो टैक्स लग रहे हैं जी, अगर अमीर आदमी से आपने टैक्स लेना है तो सारी दुनिया में जो टैक्स का रिवाज है वो इनकम टैक्स या कारपोरेट टैक्स है। यानी जो आमदनी करता है उससे टैक्स ले लेना। ये चीज़ों पे टैक्स, आखिर दूसरे दुनिया के मुल्कों को ये क्यों नहीं समझ आई कि वो इतने इनडायरेक्ट टैक्स लगाएं। जो कुछ भी है, जो कुछ चीज़ भी आएगी, ये मोबाइल आम आदमी भी इस्तेमाल करता है, अमीर आदमी भी इस्तेमाल करता। याकूब शेख साहब बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, तो अगर टैक्स लगे तो मेरे ऊपर लगा लें, याकूब शेख साहब पे लगा दें, अमीर आदमियों पे लगा दें जिनकी इनकम है। हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स लगा के क्या रिजल्ट क्या निकलना चाह रहे, और फिर 200 अरब रुपए का डेवलपमेंट खत्म कर दिए। इसमें डेवलपमेंट हर पूरे इलाकों में आप देख लिए, रोडें नहीं। अच्छा, एक साथ सवाल पूछ लूँ ना मैं आपसे कि इनकम टैक्स यकीनन डायरेक्ट टैक्सेशन होनी चाहिए। आप सही कह रहे हैं, थोड़ा सा मुश्किल काम है ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो है, ये ज़रा आसान है, लेकिन फिर भी इससे जो अशिया मैंने आपको गिनवाई हैं, इससे तो सिर्फ वही तबकात हिट होंगे ना कि जो अफोर्ड कर सकते हैं, कि जो बाहर से महंगी महंगी घड़ियाँ, परफ्यूम मंगवा के पहन सकते हैं। या वो ठीक है, अगर वो हिट होते हैं, बात ये, चलो वही होंगे, आपकी बात मैं मान लेता हूँ। जो वो हिट हो रहे हैं, हम उस पर तो तनकीद नहीं कर रहे ना, सही, हम तो उस पर तनकीद कर रहे हैं। जैसे आप मोबाइल टेलीफोन है, जैसे मेडिसन के ऊपर आपने जो रॉ मटेरियल आ रहा है उसके ऊर वो तो एक आम आदमी हिट होगा ना। उसके अलावा आप फर्टिलाइज़र पे जो आएगा वो भी उस पर भी लगा दिए। आपने किताबें जो आती हैं
जो बुक्स आती हैं या स्टेशनरी है उस पर भी लगा दी। जो आम आदमी को हिट करते हैं हम उस पर तनकीद कर रहे हैं ठीक कि वो आपने टैक्स बढ़ा दिया, एक तो टैक्स बढ़ा दिया, दूसरी तरफ आप जो डेवलपमेंट का ख़त्म कर रहे हैं वो भी आम आदमी हिट कर रहा है ना। अब मसलन मैं कहूँ मेरा आप कभी मेरे आए चनियोट, रास्ता ही नहीं है जाने का, जिस जगह रोड पे जाएं खड्डे ही खड्डे हैं। अब मार्केट से जो मार्केट तक जाए, फार्म टू मार्केट जाएगा, किसी ने प्रोडक्ट ले जाने ये तो देखिए इनको तो आए हुए 3 साल हुए ना सर, उससे पहले तो आप थे। तो मैं कोई इतने अरसे से तो इस वक्त तो इस बजट में बात हो रही है। तो 3 साल में रोड खराब हो गई। रोड तो खराब है, यानी 3 साल में भी हुए, पहले भी हुए थे। मैं ये तो नहीं कह रहा कि, मैं तो ये कह रहा हूँ जब आप डेवलपमेंट का प्रोग्राम कम कर देंगे तो जो चीज़ ठीक होनी थी वो नहीं हो सकेगी ना। ये नहीं कि इस बार हुए कि पहले हुए, जो भी कुछ बेहतरी होनी थी ना, वो डेवलपमेंट लगनी थी, वो डेवलपमेंट खत्म कर दिया आपने। नुकसान किसको होगा? वो आम आदमी उससे भी हिट होगा ना। मार्केट में अगर प्रोडक्ट एग्रीकल्चर नहीं जा सकेगा तो किसका नुकसान होगा? वेरी राइट। डॉक्टर खाकान साहब, ये कैसर अहमद शेख साहब जो बात कर रहे थे कि ठीक है अगर आपने ऐसी ताइशात के ऊपर टैक्स लगाया है इम्पोर्टेड गुड्स पे या बाहर से जो गाड़ियां आ रही हैं और चीज़ें, तो वहाँ तक तो कहते हैं कि ठीक है, कोई इस पे तनकीद नहीं, ना छोटी गाड़ियों पे नहीं, लेकिन बड़ी गाड़ियों की बात हम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन इज कि क्या कोई ऑल्टरनेट भी मौजूद था, हुकूमत के पास कोई प्लान बी भी था कि अगर इन पे टैक्स ना लगाते तो कहाँ से ये जो है इतना जो ये पैसा ये जनरेट करते हैं? ये टैक्स इस्लाहात का अमल तो एक ऐसा अमल है जो हमेशा चलता रहता है, और टैक्स इस्लाहात में आपके पास एग्रीकल्चर में 20% ऑफ जीडीपी है, इनकम टैक्स कलेक्शन पूरे मुल्क से 2-2.5 अरब होती है। सो आपको सोचना चाहिए इस चीज़ में। आपको ये भी सोचना चाहिए कि 7.5 करोड़ पे आपका हाईएस्ट इनकम टैक्स थ्रेशोल्ड हिट होता है। क्या ये सही है? पाकिस्तान में कितने लोग 7.5 करोड़ कमाते होंगे? जैसे दोनों मेरे जो रुफ़का हैं उन्होंने बात की कि अमीरों पे टैक्स लगाएं। जब आपकी इतनी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनीज की, जिसको हुकूमत ने हमें बहुत अच्छी तरह बताया और हमें बराबर किया, तो क्या हमें कॉर्पोरेट इनकम टैक्स में तरमीम करनी चाहिए थी? क्या हमें ये सोचना चाहिए कि आप देखिए कि कमाल ये है इस वक्त कि अगर आप नेशनल सेविंग्स में पैसे रखें तो आपसे 10% चार्ज होता है। लेट्स से कि आपकी ओवरऑल इनकम 30% चार्ज होता है, आपको इन सबको इकट्ठा करना है। सो ये इस्लाहात तो ज़रूर करनी चाहिए। आपका रिटेल सेक्टर, जैसे कि बारहा कहा जाता है, कितने ट्रिलियन का है और उसमें से सिर्फ कुछ लोग टैक्स में हैं। सो अगेन दैट इज डायरेक्ट टैक्सेशन। पीओएस आप 5 लाख करना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। डिजिटाइजेशन ऑफ द एफपीआर सिस्टम, ये सब कुछ जो है ये मुश्किल फैसले तो ये हैं शहजाद, मुश्किल फैसले इनडायरेक्ट टैक्सेशन बढ़ाना एक्चुअली नहीं है। ये हैं वो कलीदी मुश्किल फैसले जो आपने टैक्सेशन पे करने हैं कि क्या आप एग्रीकल्चर इनकम को उसी तरह ट्रीट करना चाहते हैं लाइक ऑल अदर इनकम्स? क्या आप रिटेल को पूरी डॉक्यूमेंटेशन में ला सकते हैं? क्या आप शनाख्ती कार्ड मांग सकते हैं 1 लाख की खरीदारी पे? क्या आप डिजिटाइज करके कस्टम से सारी करप्शन निकाल सकते हैं? ये हैं असल मुश्किल फैसले जो आपने करने हैं इस वक्त। बिल्कुल ठीक। इनडायरेक्ट टैक्सेशन, अच्छा अब मैं थोड़ा सा ये कर दूं कि सो दैट आई वांट कि आईएमएफ प्रोग्राम हो जाए, दोनों साइड्स एग्री कर जाएं। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान को, आपने पहले बहुत अच्छा सवाल किया तो उसका कंप्लीट आंसर ये 27 अरब डॉलर की फॉरेन फाइनेंसिंग चाहिए। लेट मी रिपीट दैट फिगर सो दैट सब हमारे रुफ़का समझ जाएं। 27 अरब डॉलर की फॉरेन फाइनेंसिंग चाहिए इस साल में, और वो फंड को साइन किए बगैर मुश्किल होगी, और अगर वो मुश्किल होगी तो एक्सचेंज रेट पे प्रेशर कंटिन्यूअस रहेगा। मैं वापस आता हूं सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसर साहब पहले आप, फिर याकूब शेख साहब, उसके बाद आप। ये जो कह रहे हैं कि 27 बिलियन डॉलर की फाइनेंसिंग चाहिए, ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए हमारा इस वक्त भी रिजर्व सिर्फ 16 अरब डॉलर रह गया है स्टेट। यानी आप कह रहे हैं कि आईएमएफ के जो प्रोग्राम है उस पर आपको ऐसे एतराज नहीं है? मुझे बहुत ज़्यादा एतराज है। आईएमएफ के बजाय हमें अपने मार्केट को बेहतर करना चाहिए। हमारे 5000 अरब रुपया लगा हुआ है गवर्नमेंट की नेशनलाइज यूनिट्स पे, पैसे आपके अपने लगे हुए, वो हर साल 750 अरब घाटा करते हैं। चलें, आप आईएमएफ के क्यों जाते हैं? पहले अपने आप को जो ठीक, आईएमएफ इंडिया आखिर आईएमएफ सर वो आज के तो नहीं ना, वो तो आज की तो नहीं, हर हुकूमत स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज आज का मसला तो फिर सब चीज़ें अगर आप कहीं से शुरू ही नहीं करेंगे, हर बार हर हुकूमत के तो मैनिफेस्टो में है कि उसको ख़त्म करें, वो नुकसान कर रहे हैं 750 अरब रुपए साल का। चलो प्रॉफिटेबल तो बना। इससे पहले डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने जो एक्सप्लेन किया कि आईएमएफ की नॉड आपको इसलिए भी ज़रूरत है कि आपने जैसे फॉरेन फाइनेंसिंग हासिल करनी है, आपने कंसेशनल रेट्स पे कर्जा जात हासिल करने हैं, आपने
आपने बॉन्ड्स फ्लोट करने हैं इंटरनेशनल वो मार्केट्स में। देखिए ना, उस पर तो 22 बार पाकिस्तान गया है। ये कहना कि वो जरूर वो तो है, लेकिन आखिर इंडिया और बांग्लादेश तो नहीं जा रहे ना। हम पहले खुद अपनी खराबियां करते हैं तो IMF वो तो ज़रूरत होती है, लेकिन अगर हम खराबी पे खराबी करते रहेंगे तो ज़रूरत कभी भी ख़त्म नहीं होगी। देखिए हमारे जो भी आते हैं ना लोग, IMF एक आपके गवर्नर आए या हमारे फाइनेंस मिनिस्टर आए, सारे के सारे, आज मैं अभी तकरीर करके आया हूँ असम्बली में कि पिछले 30 साल में नेशनल असम्बली से तो 1 साल फाइनेंस मिनिस्टर आया, 6 महीने नवीद कमर और 6 महीने असद उमर, बाकी सारे उन्हीं यहाँ के बैंकरों के यहाँ से आते हैं। तो पहले ख़राब तो वो कर्जे लेते हैं, उनका काम सिर्फ कर्जे लेने हैं और उसको गलत करना है। तो आप पहले अपने आप को, अपनी इकानमी को ठीक नहीं करेंगे। फॉरेन, बड़ी अच्छी बात की, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया में पिछले साल कोविड के बावजूद 44 अरब डॉलर की आई, हमारे यहाँ 2 अरब। हम ऐसा माहौल क्यों नहीं बनाते कि हमारी अपनी इकानमी बेहतर हो? सबसे जरूरी है जब तक आपकी डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्ट, हर मुल्क ने जो तरक्की की है वो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट से की, IMF से नहीं की। वेरी राइट। कैसे याकूब शेख साहब, एक तो ये कि IMF के अलावा ऑप्शन, खैर वो तो डिबेट अब आगे चली गई है, हम IMF प्रोग्राम में इसको कंप्लीट करना है नहीं करना, एक अलग बहस है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगा, जो आज कौमी असम्बली में तकरीर की लीडर ऑफ द अपोजिशन ने, उन्होंने कहा जी कि अब 2700 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा है, जो हमारे जब हमने हुकूमत छोड़ी तो 1100 अरब रुपए का था। इसको मैं चाहता हूँ कि इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर दें कि बिजली की कीमतों में इजाफा भी हुआ है, फिर भी गर्दिशी कर्जा ऊपर क्यों जा रहा है? याकूब शेख साहब, ये ऐसी चीज़ें हैं जो वाकई शुरू से ही बेकाबू रही हैं। आपको मेरी बात के साथ एग्री करना पड़ेगा कि जो ये पावर सेक्टर है हमारा, जितना मिसमैनेज्ड ये पाकिस्तान में रहा है, मेरे ख्याल में कहीं पे भी नहीं रहा है। और इसमें जो पावर प्रोजेक्ट्स लाए गए, फिर उसके बाद ये जो इसका सर्कुलर डेट है, ये लामाला हमारी एक गले का एक गदूद बना हुआ है, जिससे जान छोड़ना हमारे लिए मुश्किल हो गया। हमारी गवर्नमेंट भी इससे नबरदाजमा है। ये एक प्रॉब्लम है अपनी जगह पे। लेकिन मैं आपसे जो गुजारिश करना चाहता हूँ, ये है, मैं मेरा पैगाम पूरा मुझे कहने दीजिएगा कि आपको जो भी चीज़ें ना वो स्ट्रक्चरली करने की ज़रूरत है, और हमारी गवर्नमेंट ने वो की हैं। पॉलिसी में चेंजेस, आप जो रिफॉर्म्स आप लेके आते हैं वो आगे जाके आपको पे बैक करती हैं। आप अगर इसी में देखेंगे कि जो जिस डगर पे हम चल रहे हैं और उसमें हम एक गलत सिमत में जा रहे हैं और कोई हमारी मंजिल वहाँ पे नहीं है, तो ऑफ कोर्स हमें उसमें कुछ चीज़ों को बदलना पड़ता है। हमारी गवर्नमेंट ने आके वही चीज़ें की हैं। जो इस्लाहात आप देख रहे हैं, ये कड़वी गोलियाँ हैं जो इस गवर्नमेंट ने आके आवाम को दी हैं। मैं मानता हूँ ये मुश्किलात हैं, लेकिन फिर आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत का मईशत के हवाले से सबसे अहम कदम इस वक्त तक क्या है? कि आपने क्या टैक्स कलेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा ली है, क्या ये है, या इस्लाहात आप लेके आ रहे हैं, ये आपका बेहतर काम है? मतलब कोई चीज़ जिसको आप समझें कि हमें क्रेडिट लेना चाहिए, वो क्या है? यह बात सुने, देखें शहजाद साहब, हमने हर इस सेक्टर के ऊपर, हमने जो एग्रीकल्चर के ऊपर पॉलिसी दी है, आपको इकोनॉमिक्स ऊपर पॉलिसी दी है, हमने जो टैक्स बेस बढ़ाने की एक बात की है, हमने जो एक्सपोर्ट के ऊपर जो हमने जो एक स्ट्रगल की है वो आपके सामने है। कि आपको अभी 6 महीने इसी फाइनेंशियल ईयर की मैं बात कर रहा हूँ कि आपकी एक्सपोर्ट जो है अब $14 बिलियन क्रॉस कर चुकी हैं, और आपका जो टारगेट $30 बिलियन का है, इंशाल्लाह हम उसको एक्वायर करेंगे। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा होगा कि आप $30 बिलियन के एक्सपोर्ट कर रहे होंगे। नो डाउट मैं मानता हूँ कि आपका जो एक गैप है, जो करंट अकाउंट डेफिसिट है आपका, वो है। लेकिन आप अपनी ये भी देखें कि इस गवर्नमेंट की जो मेयर्स थी एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, उन सेक्टर्स में आप गए जहाँ पे आप पहले नहीं जाते थे, उन कमोडिटीज़ के साथ आप गए जिनमें आप पहले नहीं करते थे। टेक्सटाइल को आपने इतना बूम दिया कि इतना पहले कभी भी नहीं था। आपने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की। पंजाब में आपको आज वर्कर नहीं मिलता, इतना माशाल्लाह बूम के ऊपर जा रहा है। बिसाइड के आपको यहाँ पे कॉटन के भी प्रॉब्लम है, बट स्टिल आपको जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उससे इलाइट जितने भी गारमेंट्स है, होजरी है, और उसके अलावा बाकी जो स्पोर्ट्स गुड्स हैं, आपकी जो सर्जिकल गुड्स हैं, ये सारी चीज़ें अपनी एक बूम के ऊपर है इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। और ये $30 बिलियन को जो हम इंशाल्लाह बड़ा कंफर्टेबली हम हासिल करेंगे। ये आपके लिए वो चीज़ें हैं जो जिनका एक तस्वर करना भी पिछली गवर्नमेंट्स में, पिछले 35-40 साल की बात कर रहा हूँ, कि एक नामुमकिन सी चीज़ थी। आज हमें इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह एतमाद है कि हम इन्हीं एक्सपोर्ट्स को बढ़ा के, अब आप आईटी में जा रहे हैं, आप और डिफरेंट सेक्टर्स में जा रहे हैं जिसमें आपकी एक्सपोर्ट्स बिल्कुल ना होने के बराबर होती थी। आप आईटी में आप मेरे ख्याल में $2.5 बिलियन आप क्रॉस कर चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जिसमें आप जो पुराना डगर है उससे हट के आप नई एक जहद के साथ आगे आ रहे हैं। ठीक, शेख साहब वापस आता हूं। डॉक्टर साहब, सर्वाइवल का है जो एक पॉइंट है।
डॉक्टर साहब, ये जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है और इसकी कई जो वजूहात हैं, आपने भी कुछ बात की, इसको चेक कैसे किया जा सकता है कि ठीक है हमारी एक रेमिटेंसेस का फ़्लो है और लेकिन एक्सपोर्ट जितनी हमारी होनी चाहिए उस तरह नहीं है, और जब कमोडिटी प्राइस बढ़ेगी तो ऑब्वियसली इंटरनेशनली तो हमें जो भी इंपोर्ट करेंगे वो करंट अकाउंट डेफिसिट में हमारे वो चीज़ रिफ्लेक्ट करेगी। तो ये एक तो कितने ख़तरे की बात है, हमें परेशान होना चाहिए और इसको चेक कैसे करें? जरूर होना चाहिए परेशान। पाकिस्तान जब भी आईएमएफ के पास या एक्सटर्नल सपोर्ट अपने फ्रेंड्स के पास, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो आईटीएफसी हो जिससे आपने ऑयल की फैसिलिटी ली है, क्यों जाना पड़ता है? इसीलिए जाना पड़ता है क्योंकि आपके जो बैरूनी खसारे हैं उनमें अदम तवाज़ुन आ जाता है और आपको पैसे मांगने जाना पड़ता है। सो करंट अकाउंट का खसारा इस साल फिर 4 से 5% ऑफ जीडीपी और 14 से 15 अरब डॉलर के करीब चला जाएगा। सो ऑब्वियसली ये खसारा पूरा करने के लिए और जो आपने डेट पेमेंट करनी है, ये मिला के 27 अरब डॉलर की आपको ज़रूरत होगी। सो आपको ज़रूर, अगर यही खसारा जो है 5 अरब डॉलर कम होता तो आपको ज़रूरत 22 अरब डॉलर की होती, आपकी इंडेटेडनेस कम होती। इसको ठीक करने का तरीका तो वो है शहजाद कि आप फिर मुश्किल फैसले करें, और वो मुश्किल फैसले ये हैं कि आप अपनी एसओईज को बेचने के लिए सब पार्टीज को एग्री करना चाहिए। लीडरशिप को आज एग्री करना चाहिए कि हम स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को रन नहीं करेंगे। 200 एंटरप्राइजेस हैं, 85 कलीदी हैं, उसमें एनर्जी सेक्टर, एविएशन सेक्टर, रोड सेक्टर, ये सब काम हम नहीं करेंगे और हम ये होने देंगे प्राइवेट सेक्टर। बड़ी ये बड़ा अहम नुक्ता है। और एक दफ़ा हमारे नाजरीन की सहूलियत के लिए ये भी बता दें कि हर साल कितना नुकसान होता है इन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस से। देखिए, ये नुकसान भी जो है ना, ये अंडरस्टेटेड है, और अंडरस्टेटेड इस तरह से कि सिर्फ नुकसान की बात नहीं है। गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा पहले तो गारंटी करती है, पीआईए बोरोइंग नहीं कर सकती लोकल बैंक से जब तक कि गवर्नमेंट की गारंटी पीछे नहीं खड़ी होती। तो नंबर 1 ये गवर्नमेंट की एक टैसिट सपोर्ट आती है, आपकी सपोर्ट आती है, यानी कि पीपल ऑफ पाकिस्तान मेक दैट गारंटी। सो ये स्टेट गारंटी करती है। फिर आपने देखा है कि जैसे आपने ये जो आपका सर्कुलर डेट आपको 1150 अरब से कहीं 23, 24, 25 अरब पे बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें स्टेट इन एफिशिएंसी ऑफ द डिस्कोज ऑफ द जनरेटिंग कंपनीज ऑफ द एनटीडीसी ट्रांसमिशन कंपनीज, ये सब शामिल है। कैसर अहमद शेख साहब से मैं ये पॉइंट जरा डिस्कस कर लूँ सर। ये फाइनली ये एसओईज का जो मामला है, ये बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब ने कि ये एक हुकूमत, एक सियासी जमात ये नहीं कर सकती। आज अगर तहरीक इंसाफ करती है, कल आपकी हुकूमत आए, आप उसको रिवर्स कर दें, सियासी प्रेशर ये कैसे करेंगे? इसके लिए तो आप सबको मुत्तफिक होकर बैठ के यही तो आज भी मियां शहबाज शरीफ साहब ने नहीं कहा, और शुरू से हम ये कह रहे हैं कि इकानमी में चार्टर ऑफ इकानमी करें, मिल के बैठे। देखिए, हम करने लगे थे तो पीटीआई ने, पीआईए को करने लगे थे, पीटीआई ने मुखालफत की। हम मुखालिफ नहीं है। मुस्लिम लीग तो स्टेट ओन्ड जो एंटरप्राइजेज हैं उनकी प्राइवेटाइजेशन के फेवर में है। पीपल पार्टी ज़रूर मुखालिफ है, क्योंकि देखो ना, पार्टियों ने अपने अपने वर्कर्स जो है वह रखे हुए हैं। अब उसके लिए अगर मुल्क पूरा सफ़र कर रहा है, ये अंदाज़ा इन्होंने तो बताया नहीं, मेरे ख्याल में 700-750 अरब रुपए हर साल खसारा हो रहा है, घाटा पड़ रहा है आपको। अब बताइए, जब तक हम अपने घर को इन ऑर्डर नहीं करेंगे, हर बार आपको आईएमएफ के बाद आखिर चाइना नहीं जाता, इंडिया नहीं जाता, बांग्लादेश नहीं जाता, क्योंकि उन्होंने अपने आप को ठीक किया है। हम तो 22 बार जा चुके हैं, इस बार भी चले जाएंगे। सबसे बड़ा मसला है ना, एक मसला जो मैं आपको ख़ास तौर पे, क्योंकि इन्होंने स्टेट बैंक के गवर्नर को ऑल पावरफुल कर दी है, एक्सचेंज रेट भी उसी के हाथ में है, पॉलिसी रेट भी उसके हाथ में है। ये गवर्नर की नीयत साफ होगी, लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कोई और ऐसा गवर्नर बनता है, वो अगर अपने जानने वालों को बताएगा कि आप वो इन्वेस्टमेंट करो और डॉलर को भी हमने चेंज नहीं करना, जैसे हार्ट मनी आई पहले शुरू में 600 अरब रुपए आए, अच्छा, वो हार्ट मनी 13% हम देते रहे। कि ये पॉइंट मैं चाह रहा हूँ ये कंक्लूड हो जाए स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का, कि इसमें भर्तियां हुई, सियासी दौर अदवार में हुई, इसमें आपका दौर भी, पीपल्स पार्टी का दौर भी, सब कुछ शामिल है। तो जिम्मेदारी सबसे ज्यादा पीपल पार्टी के दौर में हुई, तो बाकियों में भी हुई। तो जिम्मेदारी सबको उठानी है। तो कम से कम चार्टर ऑफ इकानमी का मकसद ही यही, जो हम बार बार कह रहे हैं, ये हमारे नजदीक ही नहीं लग रहे। आज भी बार बार बावजूद के गवर्नमेंट जब इतनी मुश्किल हालात में है, मियाँ साहब ने कहा कि चार्टर ऑफ इकानमी के बगैर, देखिए मुल्क बचाना है, हम एक दूसरे पे पॉइंट स्कोरिंग ना करें, हम तो ये देखें कि हमारा मुल्क कैसे आगे। इस वक्त हम
देखिए मैं बताऊं, हम तकरीबन डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं क्योंकि 16 अरब डॉलर हमारे पास है स्टेट बैंक का रिजर्व, और 8 अरब डॉलर हमारी इंपोर्ट है एक महीने की। 3 महीने से कम जो इंपोर्ट का बिल चलें, होना, कैसर, यानी 24 अरब डॉलर तो मिनिमम होना चाहिए था। पॉइंट वेल टेकन। इसीलिए कहा कि फॉरेन फाइनेंसिंग की जरूरत जो पेश आएगी हमें, डॉक्टर साहब यही बात कर रहे थे। खैर याकूब शेख साहब, फाइनली जी के ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं, लेकिन आप समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत कि इन लोगों ने मईशत को तबाह किया है और इन्होंने गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से पैसा कमाया है। सो क्या बावजूद उन इल्ज़ामात को सामने रखते हुए फिर भी कोई चार्टर ऑफ इकोनॉमी हो सकता है अपोजिशन के साथ या नहीं? मैं इन दोनों दोस्तों की, जो मेरे दोस्त बैठे हैं, दोनों की बातों से मैं 100% एग्री करता हूँ। हमारा सोल्यूशन ही यही है कि जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज जो लॉसेस में जा रही हैं और वो इतनी ब्लीडिंग है कि किसी साल भी मुनाफा नहीं करती हैं, और हमने अपने ऊपर एक बोझ बना के, एक लाइबिलिटी बनी हुई है, उससे हमें किनारा कशी करनी होगी, उनको एक तरफ करना होगा। जब तक हम नहीं करेंगे इस तरीके से ब्लीड करती रहेंगी। और ये मैं बता दूं कि ये हमारी गवर्नमेंट ने आके इसके पर ब्रेक लगाई है कि जो आप की जो नई अपॉइंटमेंट्स थी, हमने सिर्फ मेरिट के ऊपर करने की पॉलिसी बनाई है। ये लोग क्या करते थे कि जब पीपल्स पार्टी आई तो उन्होंने 500 बंदे भर्ती किया और सारी नालायक भर्ती किए। फिर जब ये लोग आए तो उन्होंने 1000 भर्ती कर दिए, मुकाबला था एक नालायकों का। और जहाँ पे 2000 की भर्ती होनी चाहिए थी एक इदारे में, इन्होंने वहाँ पे 20,000 लोग भर्ती कर दिए। तो इदारा बजाय ऊपर जाने के वो नीचे चला गया। तो ये चीज़ अब मेरे ख्याल में ख़त्म होनी चाहिए। इनकी दोनों की बात से मैं एग्री करता हूँ कि जो गवर्नमेंट की एंटिटीज़ हैं, इवन इंक्लूसिव ऑफ द डिस्कोर्स, ये सबको प्राइवेटाइज होना चाहिए, प्राइवेट। बिल्कुल ठीक। और इसके लिए आप समझते हैं कि अपोजिशन को साथ बैठना चाहिए या हुकूमत खुद ही ये फैसला कर सकती है? क्या अपोजिशन को साथ इसके ऑन बोर्ड होना चाहिए इस फैसले में या नहीं? देखिए, हमने अपोजिशन को कई बार बैठाने की कोशिश की है। ये पॉलिटिकल स्टंट्स करते हैं लेकिन ये बैठते नहीं हैं। हमने कई मौके पे इनको ऑफर दी है। हमने कैसर अहमद शेख साहब कह रहे हैं आप नहीं बैठते, आप कह रहे हैं वो नहीं बैठते। खैर एनीवेज बहुत शुक्रिया। आज भी मियां शेख साहब आपका हमारे साथ मौजूद है, कैसर अहमद शेख साहब आपका, डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आप देखने का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।